अभी लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट किया था। एक स्टेटमेंट आपको लिखवाया था, आइसोमर्स आर ऑलवेज डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन आप लिखें, मॉड्यूल डिस्कस करना है। बोलिए एक्सरसाइज 1.5। चलिए भी लिखें आप, आइसोमर्स की डेफिनेशन आप लिखें आइसोमेरिज्म के लिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, compounds having same molecular formula but different physical, compounds having same molecular formula but different physical, chemical, but different physical, chemical or biological property, different physical, chemical or biological property are called isomers of each other, are called isomers of each other. अब देखो, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि आइसोमर्स को जब हम थ्योरेटिकली स्टडी करते हैं तो तीन फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। तो आपको दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपैरिजन करना आना चाहिए, क्योंकि वो कंपेयर कर पाएंगे तो हम आइसोमेरिज्म में आगे बढ़ पाएंगे। उसके लिए क्वेश्चन ट्राई करें, लिखें आप क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स which of the following set of compounds represent different structural formula, which of the following set of compounds represent different structural formula? ऑप्शंस आप ये नोट कर लें। यस, बोलिए आंसर। फर्स्ट ऑल, फर्स्ट ऑल, ऑल। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। आप समझना, देखो जिनका आंसर ऑल है वो समझ ले अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये समझ में आना चाहिए। जब ये यहां प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम होने लगती है। आप समझना, तीन फॉर्मूला की मैंने बात की है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8। क्या हम बात कर सकते हैं, सेम इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8, मतलब दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए, देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिनका आंसर 4 है मैं उनसे बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का पहले मतलब समझ लें कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आप कह सकते हैं इट गिव्स एन आइडिया अबाउट
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जो भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं उनका एक्चुअल एटम नंबर क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या है, वो आइडिया आपको मिलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। आप कह सकते हैं इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में टाइप ऑफ एलिमेंट्स तो दो हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन। ये तो बात होगी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे कंपेयर करेंगे, उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को। व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड? प्रेजेंस डिफरेंट, पोजीशन डिफरेंट, आईपीसी नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाएगा। और ये इनडायरेक्ट तरीके बता दिए आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को कंपेयर करने के। मैं तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की डेफिनेशन पूछ रहा हूं आपसे, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाउ द टर्म स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफाइंड। बचपन में पढ़ा देते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बचपन मतलब 9th 10th नहीं पढ़ाया, 9th 10th क्या बात कर रहे हैं। ब्रांचिंग अलग अलग होती है। मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूँ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर कैसे करते हैं, मैं तो बोला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है। और कई बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है ये पूछते हैं ना, तो लगता है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, मतलब ये तो होता ही है ना, इसको क्या पूछना है ना, ये तो होता ही है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हम फील कर पा रहे हैं, बस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हाँ ये सुनिए, स्ट्रक्चरल, हाँ शब्द नहीं है इसको डिफाइन करना है, बहुत बढ़िया। सुनिए बात को, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिव्स एन आइडिया अबाउट अटैचमेंट ऑफ एटम्स विद ईच अदर, हाउ एटम्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से आपको यह समझ आता है कौन सा एटम किस एटम से बॉन्डेड है, कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डेड कैसे हैं, लेकिन जब आप कंपाउंड को इस तरह से लिखते हैं, यहां आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा एटम किस एटम से बॉन्डेड है, किस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को अगर सिंगल वर्ड में हम डिफाइन करें तो अटैचमेंट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब अटैचमेंट, कौन सा एटम किस एटम से अटैच्ड है, किस बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। अब जरा बताओ, इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन तो सेम है C4H8, लेकिन जिस तरह से 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन यहां बॉन्डेड है, क्या उसी तरह से 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन यहां भी बॉन्डेड है क्या? नहीं है, नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर आप देखो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जबकि यहां पर दोनों ही डबल बॉन्ड कार्बन पर देखेंगे तो एक एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो अटैचमेंट चेंज हो गया। अटैचमेंट चेंज हुआ मतलब आप कह सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब यहां बताओ, यहां भी अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का C4H8 है। अब जरा बताओ, यहां 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन जिस तरह से बॉन्डेड है, जिस तरह से अटैच्ड हैं, और यहां पर जिस तरह से अटैच्ड हैं, उसमें डिफरेंस बताओ कहां पर है? कोई डिफरेंस नहीं है, पोजीशन भी चेंज नहीं है, अरेंजमेंट चेंज है। ठीक है, वर्ड्स की वजह से हमसे गलतियां होती है, समझना बात को। अटैचमेंट तो दोनों में सेम है। आप देखो ये मिथाइल ग्रुप जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है, और वहां पर एक हाइड्रोजन एक कार्बन है। ये मिथाइल ग्रुप भी जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो डबल बॉन्डेड है, उससे भी एक कार्बन एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। आप अगर ये कहें नहीं सर ये तो ऊपर और ये नीचे है, तो ऊपर नीचे का डिफरेंस अटैचमेंट का डिफरेंस नहीं है, अरेंजमेंट का डिफरेंस है। और जब आप अरेंजमेंट के बारे में सोचते हैं तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं होता है, वो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब अटैचमेंट और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां अटैचमेंट तो सेम है। आप अटैचमेंट का मतलब आपको देखना है कि कौन सा एटम किस एटम से बॉन्डेड है, किस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। ये एटम जिन एटम से बॉन्डेड है, जिन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड है, इसमें भी है तो वही कंडीशन, मतलब अटैचमेंट दोनों में सेम है। इवन आप देखो यहां भी देखोगे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम मिलेगा, लेकिन क्या बात कर सकते हैं अटैचमेंट सेम है। आप देखो ये कार्बन जिन अदर एटम से बॉन्डेड है, जिन बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड है, ये कार्बन भी सेम एटम से बॉन्डेड है, सेम बॉन्ड्स के थ्रू बॉन्डेड है। हाँ ये कहीं सर इसमें OH राइट, इसमें लेफ्ट है, लेफ्ट राइट का डिफरेंस अटैचमेंट का डिफरेंस नहीं है, अरेंजमेंट का डिफरेंस है। क्या क्लियर है की बात है? तो यहां पर आप कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहां पर आप कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों के लिए आप कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला।
क्या समझ आ रही बात ये? और अब आप ध्यान देना, इस बात को भी समझना, देखो इस बात को भी समझना, जब भी आप फॉर्मूला को कंपेयर करते हैं ना, उसका एक फिक्स सीक्वेंस है। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्योंकि आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो आइसोमरिज्म का चैप्टर पहले ही फिनिश हो जाएगा, फिर वो खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला कंपेयर करने के लिए, एंड दैट शुड बी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद में आपको कंपैरिजन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का करना चाहिए, क्योंकि ध्यान देना, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो कंपाउंड्स स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कंपेरेबल होते ही नहीं है। पॉइंट समझना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने से पहले अगर आप स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करें तो आप गलती कर रहे हैं, हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कंपेयर किया वो सेम है। अब आपको मैंने आपसे कहा सीक्वेंस में आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक करना चाहिए। वो इसलिए चेक करना चाहिए क्योंकि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए दो कंपाउंड तभी कंपेरेबल होते हैं जब उनके पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो। तो पहले ये तो कंफर्म करो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या नहीं। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही डिफरेंट है तो देयर इज नो नीड टू कंपेयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने पर वो स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कंपाउंड्स कभी भी कंपेरेबल नहीं होते हैं। क्या समझ आ रही बात है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंपेयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और अगर ये डिफरेंट है तो नो नीड टू चेक स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, क्योंकि स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला के लिए कंपाउंड्स कंपेरेबल है ही नहीं। क्या समझ आ रही बात है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक किया सेम, अब नाउ यू हैव टू चेक द स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। क्या बात समझ में आ रही है? और सुनना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डिफरेंट है। ध्यान देना, जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वो ही आइसोमरिज्म का टाइप बनेगा। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो आप कह सकते हैं दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या समझ आ रही बात है? और अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है तो दीज आर स्टीरियो आइसोमर्स। जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वो ही आइसोमरिज्म का टाइप बनेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कब बनेंगे? जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। स्टीरियो आइसोमर्स कब कहेंगे? जब स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। और क्या मैं कह सकता हूं, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला की अगर बात हुई है तो हम मानकर चल रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम रहा होगा। स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या क्लियर है की बात ये? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में था डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ये क्लियर? चलिए बोलिए, थर्ड में क्या? अटैचमेंट चेक करो। आप तो कोई से जो आपकी चॉइस है वो एटम उठा लो, आप तो आपका जो मन करे वो एटम उठा लो और उसका अदर एटम्स के साथ में कनेक्टिविटी चेक करो और उसी एटम की यहां भी कनेक्टिविटी चेक करो, सेम मिलेगी। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड किससे बॉन्डेड है? यहां भी देखो ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड किससे बॉन्डेड है? केवल कनेक्टिविटी चेक करना है। और कनेक्टिविटी में क्या चेक करना है? एटम और बॉन्ड चेक करना है, सेम है दोनों में। नेक्स्ट अब आप लिखें, इसमें बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन आप ध्यान देना, आइसोमरिज्म के क्वेश्चंस करने की अप्रोच सुन लेना इस बात को अच्छे से। आइसोमरिज्म में चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है, पोजीशन आइसोमर्स की कंडीशन क्या होती है, मेटामर्स की कंडीशन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कंडीशन क्या होती है, सभी को पता है। ठीक है, आपको कुछ नया कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो सबको पता होता है। अगर आइसोमरिज्म का आइडिया है तो ये रूल्स आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चंस में गलतियां होती है क्योंकि आइसोमरिज्म के क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है वो अप्रोच ही गलत होती है स्टूडेंट्स की। इसलिए मेनली मैं यहां पर फोकस कर रहा हूं अप्रोच पर। आपको भी इस पर ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए आइसोमरिज्म के क्वेश्चन की। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं मिस्टेक्स होंगे, या कई बार आइसोमरिज्म का क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है, टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। इन दोनों से आप बच सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोच सही करनी पड़ेगी। कैसे? आप देखो, मान लो आपको 2 कंपाउंड्स गिवन है एक्स एंड वाई, और आपको इनमें आइसोमरिज्म का रिलेशन चेक करना है। देखो, आइसोमरिज्म का रिलेशन चेक करना है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कंपेयर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर करेंगे। अब बात समझना, देखो आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कंपेयर किया, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कंपेयर किया तो आपके सामने 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिला डिफरेंट, या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मिला सेम।
ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है तो फिर चैप्टर यही बंद हो गया इसमें, ठीक है, नॉट आइसोमर्स, कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स। क्या क्लियर है की बात? ये मैं आपको बता रहा हूं, कई बार सेट ऑफ कंपाउंड आपको गिवन होता है और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीस टू कंपाउंड्स, और पहला ऑप्शन आपको दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टूडेंट कंपाउंड को देखते हैं सीधा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑप्शन पढ़ते हैं ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के रूल्स को रिकॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ये होता है, ये होता है, फिर कंपाउंड में पता चला वो कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट आपने देखा मेटामरिज्म, फिर आप मेटामरिज्म के रूल्स को देखना स्टार्ट कर देते हैं, पता चला दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। अरे होता है ऐसा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है, आप जीए के बारे में सोच रहे हैं, मेटामरिज्म के बारे में, चौथे ऑप्शन तक आएंगे तब आएगा नॉट आइसोमर्स, लेकिन वहां तक तो आते ही नहीं ना, आप पहले ही सोचना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए सीक्वेंस अगर आप सही करोगे ना तो आप टाइम वेस्ट भी नहीं करोगे और क्वेश्चन सही होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर किया, अगर डिफरेंट है तो नॉट आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, अब समझना बात को, कंपाउंड्स में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये तो पक्का है कि कंपाउंड आइसोमर्स तो हैं? अरे बोल सकते हैं कि ये तो कंफर्म हो गया कि कंपाउंड आइसोमर्स तो हैं? अरे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, डिफरेंट है। हाँ समझना बात को, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है तो ये नहीं कह सकते कि आइसोमर से ये तो कंफर्म हो गया, नो, आप कह सकते हैं आइसोमरिज्म का स्कोप है, लेकिन आइसोमरिज्म होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है। उसका रीजन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद में आपको अभी दो फॉर्मूला पे और जाना है। आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर किया, मान लो वो सेम मिला, फिर आपने स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर किया और अगर वो भी सेम हो गया तो फिर आइसोमर्स थोड़ी होंगे, होमोमर्स होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो आइसोमरिज्म का स्कोप है, बस इतना। तो फिर क्वेश्चन है फिर आगे क्या चेक करें, नाउ वी विल कंपेयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या समझ आ रही बात है? और ध्यान देना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब मैं लिख देता हूं कनेक्टिविटी। यू हैव टू कंपेयर कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो कौन सा एटम किस एटम से बॉन्डेड है, कौन से बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है। क्या समझ में आ रही बात है? अगर एटम में डिफरेंस मिले या बॉन्ड का टाइप डिफरेंट हो जाए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अब जब आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर किया तो यहां पर भी दो सिचुएशन आ सकती है, या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको मिला डिफरेंट या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको मिला सेम। देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट है तो मैंने आपसे कहा जिस फॉर्मूला में डिफरेंस होगा वो ही आइसोमरिज्म का टाइप बनेगा। मतलब अब आप कह सकते हैं नाउ कंपाउंड्स एक्स एंड वाई आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है फिर क्या करें? यस, नाउ वी हैव टू कंपेयर देयर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला कंपेयर करने का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। यहां पर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं। फिर से आपके सामने दो सिचुएशन आ सकती है इसमें, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मे बी सेम और स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला मे बी डिफरेंट। अब आप ध्यान देना, अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला सेम मिला, यस, अब आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला भी सेम, मतलब कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर्स, दीज आर होमोमर्स, या आप कह सकते हैं दीज आर आइडेंटिकल कंपाउंड्स। क्या क्लियर है की बात है? लेकिन अगर स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है तो जिस फॉर्मूला में डिफरेंस है वो ही आइसोमरिज्म का टाइप बनेगा। मतलब आप कह सकते हैं नाउ द कंपाउंड्स आर स्टीरियो आइसोमर्स। क्या क्लियर है की बात है? अब आप ध्यान देना, पहले बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वी हैव 6 टाइप्स, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, मेटामरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म एंड टॉटोमरिज्म। ठीक है, जब आप यहां पहुंच जाते हैं ना तो यहां पर यूजुअली स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन करने की? आप एक पर्टिकुलर आइसोमरिज्म के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जो ऑप्शन में देखा आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। मान लो दो कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया सेम मिला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेक किया वो डिफरेंट मिला, मतलब ये तो पक्का हो गया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो वो हैं। अब आप क्या करते हैं, पहले ऑप्शन में दिया मेटामर्स, आपने मेटामर्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। पहले ऑप्शन में अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होता आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। आप ध्यान देना, ये जो 6 आइसोमरिज्म फर्दर हमें मिलने वाली है, इन 6 में भी आपको किसी इंडिविजुअल आइसोमरिज्म को सोचने से पहले एक स्टेप और फॉलो करना चाहिए। तो अगर आपने वो स्टेप फॉलो किया ना तो मैं आपको बता रहा हूं 6 आइसोमरिज्म में से किसी 3 को आप बाहर कर सकते हो, कोई 3 आउट हो सकती है, मतलब उनके बारे में सोचना ही नहीं है आपको। कैसे? देखो उसके लिए आपको क्या स्टेप फॉलो करना होगा, यहां पर
इसके बाद में आपको देखना होगा होमोलोगस सीरीज। अब यहां पर आपको चेक करना है होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज जब आप चेक करेंगे तो या तो कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज आपको मिलेगी सेम, या फिर कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज आपको मिलेगी डिफरेंट। याद करो होमोलोगस सीरीज हम पढ़ चुके हैं, उसका यूज आएगा अब यहां पर। ठीक है, देखो जैसे मान लो एक कंपाउंड एल्कोहल है और एक कंपाउंड ईथर है, होमोलोगस सीरीज सेम है डिफरेंट? सेम। अरे डंडा लाओ कोई पार्ट से, एल्कोहल और ईथर सेम होमोलोगस सीरीज हो गई। अरे फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो गए। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो होमोलोगस सीरीज तो डिफरेंट हो गई। एल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है और ईथर में O है। मैं तो कह रहा हूं फंक्शनल ग्रुप क्या, नेम में भी डिफरेंस है तो होमोलोगस सीरीज तो डिफरेंट ही होगी ना। मैंने लिखा एक अल्कोहल है दूसरा भी अल्कोहल है तो होमोलोगस सीरीज सेम है। अगर नेम में डिफरेंस आ गया तो होमोलोगस सीरीज तो डिफरेंट ही हो जाएगी। चलो एक एल्कीन है, एल्कीन, और दूसरा साइक्लोएल्कीन है, एल्कीन एंड साइक्लोएल्कीन, होमोलोगस सीरीज सेम है डिफरेंट? अरे डिफरेंट है भाई, नेम में डिफरेंस है, एल्कीन और साइक्लोएल्कीन। अरे उनका नेम भी सेम आएगा, होमोलोगस सीरीज सेम। मैं अगर ये कहूं एल्कीन और एल्कीन तो होमोलोगस सीरीज सेम है। अच्छा बताओ, हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड, एल्कोक्सी एल्केनोइक एसिड, हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड, एल्कोक्सी एल्केनोइक एसिड, होमोलोगस सीरीज सेम है डिफरेंट? अरे डिफरेंट है भाई, अजीब बात है। आपने दोनों में ओइक एसिड सुना, आपको लगा दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, अब तो सेम हो गया। उससे पहले क्या बोला, एक में हाइड्रोक्सी बोला, एक में एल्कोक्सी बोला, एक में OH है एक में ईथर है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए। मैं फिर कह रहा हूं नेम सेम आएगा। अगर मैं बोलता हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड दूसरा भी हाइड्रोक्सी एल्केनोइक एसिड तो सेम है। यही बस हम क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन, क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन सेम है डिफरेंट? सेम डिफरेंट? क्लोरो एल्केन ब्रोमो एल्केन सेम है डिफरेंट? डिफरेंट। एक क्लोरो एक ब्रोमो है, ऐसे नहीं दोनों ही तो हेलोजन है, दोनों हेलोजन है, बात सही है। लेकिन अच्छा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा क्या? जनरल फॉर्मूला सेम आएगा क्या? जनरल फॉर्मूला सेम आएगा। अच्छा क्लोरो का जनरल फॉर्मूला ऐसा आएगा CnH2n+1 Cl, और ब्रोमो का जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 Br आएगा। ये जनरल फॉर्मूला सेम हुआ? ऐसे मत बोलो दोनों में एक सी तो आएगा। अरे जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है, अगर जनरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो होमोलोगस सीरीज सेम कैसे हो सकती है? फिर मैं कह रहा हूं नेम सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूं क्लोरो एल्केन और दूसरा भी अगर बोलूं क्लोरो एल्केन तो होमोलोगस सीरीज सेम है। इससे आसान दुनिया में कुछ भी नहीं है सेम होमोलोगस सीरीज को पहचानने के लिए, नेम सेम आना चाहिए। अरे क्लियर हो रही बात है? तो देखो होमोलोगस सीरीज आप कंपेयर करते हैं और होमोलोगस सीरीज में आपके पास कंडीशन आएगी या तो सेम या डिफरेंट। ध्यान देना, होमोलोगस सीरीज कंपेयर करने के बाद में अगर होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की आपको सेम मिलती है तो इस केस में आप ध्यान देना, वी कैन हैव थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, relation of three type of isomerism between compounds. That can be, the compounds can be chain isomers, compounds can be position isomers, and compounds can be metamers. यहां पर आपको फिर उस केस में ओनली 3 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म। लेकिन अगर कंपाउंड्स के की होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होने पर आपको इन 3 आइसोमरिज्म के बारे में नहीं सोचना होता है। यहां पर फिर आपको सोचना होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड प्रोटोमरिज्म। आपको इन 3 के बारे में सोचना है। मतलब देखो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको एट ए टाइम 6 आइसोमरिज्म के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, 3 के बारे में ही तो सोचना होगा। अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो आपको केवल इन 3 के बारे में सोचना है। होमोलोगस सीरीज अगर डिफरेंट है तो आपको नेक्स्ट 3 के बारे में सोचना है। तो आइदर और है ना, तो
भाई या तो होमोलोगस सीरीज कंपाउंड की सेम ही होगी या डिफरेंट ही होगी। तो इस तरह से आप यहां पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं, तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर आपके पास कंडीशन है स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो ध्यान देना स्टीरियो आइसोमरिज्म में फर्दर वी हैव टू कैटेगरीज। एक तो हम बात करते हैं इसमें कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, और सेकंड आता है इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म में फर्दर वी हैव टू कैटेगरीज, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक आता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म में वी हैव टोटल 9 कैटेगरीज, चेन, पोजीशन, मेटामरिज्म, फंक्शनल, रिंग चेन, टोटोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल। क्या क्लियर है बात ये? लेकिन आप सोच के देखो, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो एट अ टाइम आपको 3 ही आइसोमरिज्म के बारे में, इन 9 में से भी 3 के बारे में सोचना होता है। कैसे? आप देखो, सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपेयर किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको सेम मिला तो हम आइसोमरिज्म में आगे बढ़ेंगे। अब आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंपेयर किया, मान लेते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, तो वो 6 आउट, केवल 3 के बारे में सोचना है। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो फिर आपने चेक किया होमोलोगस सीरीज, अगर होमोलोगस सीरीज सेम है तो ये 6 बार, और अगर होमोलोगस सीरीज डिफरेंट है तो ये 3 और ये 3 बार, ये तो पहले ही बार थी, इन 6 में से भी ये बार, तो केवल 3 के बारे में सोचना है। तो एट ए टाइम तो 3 आइसोमरिज्म के बारे में सोचना है ना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं। जैसे मान लो आपको ये क्वेश्चन दिया है, these two compounds are functional group isomerism, second है geometrical isomerism, geometrical isomers, थर्ड है optical isomers, और फोर्थ है पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन सपोज आपको दिया है, अप्रोच समझना। देखो, अभी हमने कोई इंडिविजुअल आइसोमरिज्म के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन आप अप्रोच समझे। पहले मैंने आपसे कहा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, क्योंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट हुआ तो फिर तो क्वेश्चन ही बोनस हो जाएगा। अरे फिर तो आइसोमर्स होंगे ही नहीं ना, फिर तो क्वेश्चन ही बोनस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नाउ वी हैव टू कंपेयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट, ठीक है। अभी लिखो नहीं, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा, अप्रोच समझ लो। एक बार अप्रोच समझ आ गई तो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना आगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट। अभी तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पर ही कहानी अटकी पड़ी है, आगे कैसे पढ़े? डिफरेंट किसको दिख रहा है, किसको डिफरेंट दिख रहा है? अरे यहां दिखा था अभी 2-3 जनों को डिफरेंट, हाँ यहां भी दिखा, इधर भी दिखा, इधर भी दिखा। कनेक्टेड बताओ, कौन सा एटम किस एटम से कहां डिफरेंट कनेक्टेड है? हम्म 4-5 जनों को डिफरेंट दिख रहा है, बाकी सबको तो सेम दिख रहा है ना, या डिफरेंट दिख रहा है? डिफरेंट कितनों को दिख रहा है ये बताओ मुझे तो आप। बाकी सबको सेम दिख रहा है ना? सेम वाले खड़े हो जाओ, सब सेम वाले खड़े हो जाओ, खड़े तो हो जाओ सेम वाले। ये देखो, डिफरेंट में 7-8, सेम में 7-8, बाकी क्या? क्लास में 15 स्टूडेंट थोड़ी है। मैंने कहा डिफरेंट किसको दिख रहा है? 7 जनों के हाथ खड़े हुए। सेम किसको दिख रहा है? 7 जने खड़े हुए। बाकी बाकी बोले हम सर आपके साथ हैं, बैठो। अरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, कनेक्टिविटी चेंज होगी ना। देखो, ये दोनों मिथाइल ग्रुप जिन कार्बन से बॉन्डेड है वो आपस में डायरेक्टली बॉन्डेड है। यहां पर मिथाइल ग्रुप जिन 2 कार्बन से बॉन्डेड है वो डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो कनेक्टिविटी तो चेंज हो गई। इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। अरे समझ आ रही बात? है ध्यान देना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डिफरेंट है, इसका मतलब ये तो आउट हो गया। मतलब कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, कन्फर्मेशनल तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही आउट हो गए। अरे समझ आ रही बात है? मैं आपको सही कह रहा हूं, स्टूडेंट ऑप्टिकल पढ़ के, अरे ऑप्टिकल तो मुझे आता ही नहीं था, छोड़ो इस क्वेश्चन को। अरे यही होता है,
ऑप्टिकल तो समझ ही नहीं आता था, इस क्वेश्चन में तो ऑप्टिकल आ गया, ये तो गया क्वेश्चन। ठीक है, टेंशन में, और उससे अगला क्वेश्चन फिर और टेंशन में, वो भी खत्म। ठीक है, ये दो तो वैसे आउट हो गए, ऑप्टिकल के बारे में सोचना कहाँ है। अब आप आओ फर्स्ट वाले केस में। चलो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, मतलब ये पक्का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो है। अब उसके बाद में फिर मैंने आपसे कहा एक इंडिविजुअल आइसोमरिज्म को सोचने से पहले होमोलोगस सीरीज चेक करो। दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज सेम या डिफरेंट? सेम। दिस इज डाइमिथाइल साइक्लोअल्केन। क्या मैं कह सकता हूं ये भी डाइमिथाइल साइक्लोअल्केन ही है? दोनों की कैटेगरी सेम। कैटेगरी अगर सेम है मतलब ये दो कंपाउंड्स फंक्शनल टॉटोमेरिज्म और रिंग चेन तो नहीं हो सकते, तो इसको भी बाहर करो। आंसर तैयार है, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो अभी तो हमने किसी पर्टिकुलर आइसोमरिज्म के बारे में सोचा भी नहीं और आंसर तैयार है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ऑप्शंस नीट में आ जाते हैं, हालांकि यहां के टेस्ट में नहीं आएंगे, इतना आसान नहीं करूंगा मैं इसको। ठीक है, लेकिन नीट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अप्रोच से। अब मैं आपको बता रहा हूं, चलो यहां भी मान लो मेरा तो दो ऑप्शन भी अगर बाहर हो गए तो टाइम तो मेरा सेव होगा ना। और मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स की आपकी प्रैक्टिस, आपकी हैबिट में क्या होता है, पहला ऑप्शन ज्योमेट्रिकल पढ़ाना, ज्योमेट्रिकल के रूल्स आपके दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। वही होता है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कनेक्शन भी नहीं है वहां पर, लेकिन वो ज्योमेट्रिकल ऑप्शन पढ़ते ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म क्या, वो डबल बॉन्ड था, सिस ट्रांस था, ऐसे वो रूल्स एकदम माइंड में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। ये मत करो, अप्रोच से रखो। आइसोमरिज्म में जल्दीबाजी मत करो, एकदम सिस्टमेटिक चलो। सिस्टमेटिक चलेंगे ना तो हो सकता है एक दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो जाए आपके। क्या क्लियर है की बात? ये लिखो आपसे, लिखिए अब आप नेक्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और उसमें फर्स्ट पार्ट आप नोट करें चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म, और चेन आइसोमरिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन आप लिखें, कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। अब देखो सेम होमोलोगस सीरीज की जहां तक बात है, वो तो चेन पोजीशन मेटामरिज्म की कॉमन कंडीशन है, ये तो तीनों में कॉमन है ना, होमोलोगस सीरीज सेम होगी। क्वेश्चन है चेन के लिए स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगी, आप ध्यान देना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। चेन आइसोमरिज्म जो नेम है उसी में डिफरेंस होगा। चेन आइसोमरिज्म मतलब कंपाउंड्स की चेन में डिफरेंस होगा। अब इस बात को समझना, हमने कहा कंपाउंड्स की चेन में डिफरेंस होगा। चेन की अगर बात की जाए तो कंपाउंड्स कैन हैव टू टाइप्स ऑफ चेन्स, मेन चेन एंड साइड चेन। मेन चेन जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल कार्बन चेन, और साइड चेन जिसे हम बोलते हैं ब्रांच। तो क्वेश्चन है कौन सी चेन में डिफरेंस होना चाहिए, मेन चेन में या साइड चेन में? आंसर है दोनों में हो सकता है, मेन चेन में भी हो सकता है, साइड चेन में भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है दो कंपाउंड्स आपको गिवन है, उनकी मेन चेन में डिफरेंस हो सकता है मेन चेन सेम हो, साइड चेन में डिफरेंस हो, और ये भी हो सकता है दोनों में डिफरेंस हो। कैसे आप समझना, अभी लिखना नहीं, पहले पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको, फिर मैं पॉइंट लिखवाता हूं। आपको सपोज ये कंपाउंड गिवन है और सेकेंड कंपाउंड आपको ये दिया है, ठीक है। इन दोनों कंपाउंड्स में अगर आप ध्यान दें तो पहले तो देखो हमें होमोलोगस सीरीज चेक करना है। क्या हम बात कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की होमोलोगस सीरीज तो सेम है, ये भी अल्केन है, ये भी अल्केन है, होमोलोगस सीरीज सेम है। तो अब चेन आइसोमरिज्म के लिए वी हैव टू कंपेयर चेन, और देखो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि चेन कंपेयर करना है तो आप तो दोनों कंपाउंड्स में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक रूल्स। तो इस केस में कार्बन चेन में कार्बन 4 और यहां पर 3, यहां पर हम बात कर सकते हैं यस दोनों में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है, और अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन या इवन मैं कह रहा हूं साइड चेन, दोनों में से किसी भी चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है ना, कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड चेन आइसोमर्स। आप कह सकते हैं दीज आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, फिर आप देखो इसमें सेकंड, ये टू कंपाउंड्स आपको गिवन है, दोनों कंपाउंड्स पे फिर से आप देखो होमोलोगस सीरीज सेम है, दोनों कंपाउंड्स एल्केन है।
दोनों ही अल्केन है। होमोलोगस सीरीज सेम है। अब बात करते हैं चेन आइसोमरिज्म के लिए, वी हैव टू कंपेयर चेन। क्या बात कर सकते हैं दोनों कंपाउंड्स की? मेन चेन में तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है। मेन चेन में यहां पर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन सेम है, क्योंकि यहां भी 5 कार्बन है और यहां भी 5 कार्बन है। कोई बात नहीं, देखो मेन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तब भी चेन आइसोमरिज्म का स्कोप है। अभी आपको साइड चेन भी चेक करना है। यहां पर आप देखो एक पर्टिकुलर साइड चेन में आप कह सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन 2 है, लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन 1 है। ये नहीं कि सर यहां भी तो 2 है, दोनों मिलाकर 2 हो गए। ऐसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलाओगे तो दोनों कंपाउंड में सेम ही आएगा। अरे भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो टोटल नंबर ऑफ एटम तो सेम ही आएंगे ना, ठीक है। एक दोनों में एक एक ब्रांच को कंपेयर करो। यहां पर एक ब्रांच ली, यहां भी एक ब्रांच लो, दोनों को कंपेयर किया, यहां 2 कार्बन यहां 1 कार्बन, मतलब आप कह सकते हैं दोनों की ब्रांच में, या आप कह सकते हैं दोनों की साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। अगर नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है तो ये भी चेन आइसोमर्स होंगे। देखो ब्रांच में मैंने आपसे कहा मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं, केस फर्स्ट। साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं, सेकंड केस। कई बार ये केस स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, मैं इसको आसान तरीका बताता हूं, उससे आपको एकदम समझ आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने का केस कब बनता है उसका तरीका बताता हूं। अगर कंपाउंड की कोई साइड चेन दूसरे कंपाउंड में स्प्लिट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो वो भी चेन आइसोमरिज्म की कंडीशन है। यहां जो साइड चेन है वो 2 कार्बन की साइड चेन है, क्या मैं कह सकता हूं दूसरे कंपाउंड में यही साइड चेन स्प्लिट होकर 2 स्मॉल चेन बन गई। जहां साइड चेन की स्प्लिटिंग हो जाए, वो स्मॉलर चेन्स पे कन्वर्ट हो जाए, तो दैट विल बी द केस ऑफ चेन आइसोमरिज्म। क्या समझ आ रही बात है? तो ये दोनों आपस में चेन आइसोमर्स हो गए। नेक्स्ट, are these chain isomers or not? क्यों चेन आइसोमर्स क्यों नहीं? भाई चेन आइसोमर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? होमोलोगस सीरीज सेम होना चाहिए। होमोलोगस सीरीज सेम है नहीं है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, फिर प्रॉब्लम क्या है? चेन आइसोमर्स होने के लिए होमोलोगस सीरीज सेम होना चाहिए और साथ में चेन में डिफरेंस होना चाहिए। क्वेश्चन है कौन सी चेन में? मेन चेन में भी हो सकता है, साइड चेन में भी हो सकता है। अब यहां पर मेन चेन में कार्बन, वेरी गुड, 5 सही, क्योंकि चेन के लिए आप याद करो दो फ्री टर्मिनल हमें मिलना चाहिए, तो 5 कार्बन है। यहां पर यहां भी 5 है, मतलब दोनों के प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहा है। हमने कहा प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आए तब भी चेन आइसोमरिज्म का स्कोप रहता है साइड चेन, लेकिन दोनों में साइड चेन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि चेन आइसोमर्स होने के लिए चेन में डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर आप कह सकते हैं दोनों की चेन सेम है, तो दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। एक एग्जांपल और, फिर मैं आपको पॉइंट लिखवाता हूं। इन दोनों कंपाउंड्स पर रिलेशन फाइंड करते हैं। देखो चेन आइसोमर्स होने के लिए पहली कंडीशन है होमोलोगस सीरीज सेम है डिफरेंट? सेम, दोनों ईथर हैं, ठीक है, दोनों ईथर हैं। अब बोलो चेन आइसोमर्स की कंडीशन इसमें है या नहीं है? नहीं है, है। अच्छा, फर्स्ट चेन आइसोमर्स के लिए हमने कहा चेन में डिफरेंस होना चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है, बिल्कुल सही, क्योंकि याद करो ईथर में हम एक पार्ट को मेन पार्ट कंसीडर करते हैं और दूसरे पार्ट को ऑक्सीजन के साथ इंक्लूड करके सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में लिखते हैं एल्कोक्सी, तो यहां पर मिथॉक्सी है। इसमें चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3, तो यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन आप कह सकते हैं डिफरेंट है, ठीक है। यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 4 है और यहां प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 है। नाउ आर दीज चेन आइसोमर्स और नॉट? स्टिल दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट तो है, लेकिन फिर भी ये चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों? अरे ऐसे मैंने कहा चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है? बोले क्योंकि ये मेटामर्स हैं, क्योंकि ये मेटामर्स है इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं है। ये थोड़ी आप ध्यान देना, देखो ये मेटामर्स है, ये बात भी सही है,
लेकिन ये चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है, उसका रीजन हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि ये मेटामर्स है इसलिए चेन आइसोमर्स नहीं है। चेन आइसोमर्स क्यों नहीं है उसका रीजन आप समझना, बहुत अच्छे से समझना। इसको मैंने इस एग्जांपल को लिया ही इसलिए क्योंकि जब तक आप चेन आइसोमरिज्म पढ़ते हैं ना तब तक चेन आइसोमरिज्म के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं, लेकिन जैसे आपने मेटामरिज्म पढ़ा फिर आपके चेन आइसोमरिज्म के क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाते हैं। वहां कंसेप्ट्स की मिक्सिंग होती है एक्चुअली, इसलिए मैं अभी से ही वो मेटामरिज्म और चेन को अलग अलग करके चल रहा हूं। ठीक है, मेटामरिज्म नहीं पढ़ा रहा हूं लेकिन इस तरह से उसको अलग करूंगा, आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप समझना बात को। हमने कहा चेन आइसोमर्स के लिए प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होना चाहिए, या साइड चेन में भी नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो सकते हैं। अब सुनिए, एक कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होने का तरीका क्या हो सकता है, व्हाट इज द वे, उस वे को आप समझना। मान लो अगर मेरे पास कंपाउंड है एल्कोहल, क्या मैं कह सकता हूं इन एल्कोहल इज मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या तरह मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट पढ़ा है हमने। मोनोवेलेंट मतलब एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिससे सिंगल वेरिएबल यूनिट कनेक्टेड होती है, एंड पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर दोस which have more than one variable units connected with it। जैसे इससे ये भी वेरिएबल यूनिट है ये भी वेरिएबल है तो ये पॉलीवेलेंट है। ठीक है, अब आप ध्यान देना, एक मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड में अगर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है, हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल थ्रू ब्रांचिंग। आप क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है तो यू कैन शिफ्ट वन ऑफ द कार्बन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन इनटू ब्रांच। अब अगर आप चेक करोगे नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल कार्बन चेन इज 3 नाउ, तो आप कह सकते हैं यहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो नंबर चेंज हुआ है दैट इज थ्रू ब्रांचिंग। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है, ध्यान देना, अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप मोनोवेलेंट है तो दिस इज द ओनली वे टू चेंज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, दैट इज थ्रू ब्रांचिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। क्या कर सकते हैं, अगर कंपाउंड में मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है और उसकी अगर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है तो दो तरीके, या तो आप प्रिंसिपल कार्बन चेन में से कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट कर दो, या फिर अगर ऑलरेडी ब्रांच है तो उस ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट कर दो तो आपको नंबर ऑफ कार्बन चेंज मिलेगा। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं दिस चेंज इज विद द हेल्प ऑफ ब्रांच। हमने ब्रांच की हेल्प से चेंज किया है, या तो कार्बन को ब्रांच में शिफ्ट किया या फिर ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में शिफ्ट किया। क्या समझ आ रही बात है? लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड में पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है लाइक ईथर, ध्यान देना, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की अगर बात की जाए तो यहां पर अब ऐसे किसी कंपाउंड में जिसमें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है वहां पर अगर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना है तो वी हैव टू वेज, दो तरीके हैं। एक तो वही है ब्रांचिंग, इस तरह से number of carbon in principal carbon chain is now 3 and this change is through branching। क्या समझ आ रही बात है? लेकिन अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने का एक तरीका और भी है। क्या होगा? बाय शिफ्टिंग। इधर भी तो कार्बन को शिफ्ट कर सकते हो आप, क्योंकि ये भी तो वेरिएबल यूनिट है, लेकिन वो शिफ्टिंग तभी बनेगा जब सेकेंड यूनिट भी वेरिएबल हो। क्या इधर शिफ्टिंग कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर दो सर एच को हटाकर सी कर दो, इसमें जैसे ही करोगे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, हमें होमोलोगस सीरीज सेम रखना है ना। अरे समझ आ रही बात है? तो यहां पर आपके पास एक तरीका और हो सकता है, दैट इज थ्रू शिफ्टिंग। मैं इस कार्बन को, इस एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दूं, देन ऑल्सो वी कैन हैव नाउ 3 कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। यहां भी प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हुआ है बट इट इज थ्रू शिफ्टिंग। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो दो तरीके हैं, या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में आप नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रांच, मतलब थ्रू ब्रांचिंग। दूसरा आप कर सकते हैं थ्रू शिफ्टिंग। और ध्यान देना, चेन आइसोमरिज्म की जहां तक बात है तो इन दोनों में से एक ही केस एक्सेप्टेबल है, दैट इज थ्रू ब्रांचिंग। शिफ्टिंग के थ्रू अगर आपने नंबर चेंज किया है तो नो डाउट प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा बट वो चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो नंबर चेंज होना चाहिए वो किसके थ्रू होना चाहिए? ब्रांचिंग के थ्रू होना चाहिए। और आप देखो जिस क्वेश्चन में हम कंपाउंड्स की बात कर रहे थे वहां पर प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज तो हुआ था बट इज इट थ्रू ब्रांचिंग? नो, इट इज थ्रू शिफ्टिंग। इससे ये चेन आइसोमरिज्म के लिए एक्सेप्टेबल कंडीशन नहीं है। क्या समझ में आ रही बात है? लेकिन आप पॉइंट नंबर 2, compounds should have different number of carbon atoms
compounds should have different number of carbon atoms in their principal carbon chain, different number of carbon atoms in their principal carbon chain, different number of carbon atoms in their principal carbon chain, ब्रैकेट में आप लिखें through branching different number of carbon atoms in their principal carbon chain, ब्रैकेट में आप लिखना through branching, आगे कंटिन्यू करें, और in side chain और both, different number of carbon atoms in principal carbon chain, ब्रैकेट में आपने लिखा थ्रू ब्रांचिंग, आगे कंटिन्यू किया आपने, और इन साइड चेन और बोथ. क्लियर? ये एग्जांपल्स नोट करना है इसमें. अभी कंप्लीट. चलिए अब आप ध्यान देना. देखो चेन आइसोमेरिज्म में आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे. दो क्वेश्चन प्रोफाइल आपको मिलती है. एक तो सेट ऑफ कंपाउंड आपको गिवन होता है और उसमें आपको रिलेशन फाइंड करना होता है. एक क्वेश्चन आपको इस तरह का भी मिलेगा, मिनिमम कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमेरिज्म. उस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रहेगी उसे आप समझना. ठीक है, अब इसे इस तरह से समझे. मान लो अगर आपको कंपाउंड दिया प्रोपेन, क्या प्रोपेन में चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? क्यों, प्रॉब्लम क्या है? देखो हमने कहा चेन आइसोमेरिज्म के लिए जो सेकेंड कंपाउंड पेयर में होना चाहिए उसकी होमोलोगस सीरीज सेम होना चाहिए. ठीक है, अब होमोलोगस सीरीज सेम मतलब वो भी एल्केन होना चाहिए और चेन में डिफरेंस होना चाहिए. और चेन में यहां पर अगर 3 कार्बन है तो हमें नेक्स्ट कंपाउंड की प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंस मिलना चाहिए. और यह भी हमने डिस्कस किया कि दैट डिफरेंस शुड बी थ्रू ब्रांचिंग. क्या हम बात कर सकते हैं 3 कार्बन में ब्रांचिंग पॉसिबल ही नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि क्यों नहीं पॉसिबल है सर. ये लोग ऐसा तो नहीं है ना. ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो प्रिंसिपल का ब्रांचिंग, तो क्या मैं कह सकता हूं ब्रांचिंग के लिए तो आपको मिनिमम 4 कार्बन तो रिक्वायर्ड है ही. क्या क्लियर हो रही की बात है? क्या समझ आ रही बात है? ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मिनिमम कार्बन अगर हम बात करें चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो क्योंकि वहां पर हमें ब्रांचिंग रिक्वायर्ड है तो फिर हमें ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग मिनिमम कार्बन फाइंड करना होगा. ये समझ आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन ट्राई करें जैसे इसमें. देखें आप क्वेश्चन, फिर मैं आता हूं उस पर. minimum carbon required for alka diene, minimum carbon required for alka diene to show chain isomerism. Minimum carbon required for alka diene to show chain isomerism. करें आप ट्राई इसको एक बार. कितना? 5. फाइव 6 6 5 6 5 6 6 7 6 5 6 7 होगा. चलिए 5 6 7 3 आंसर आ रहे हैं. अब समझ इस बात को. देखो एक बात तो पक्का है कि चेन, जैसे आपको बोला है एल्का डाइआइन, क्या हम बात कर सकते हैं? ये तो क्लियर है कि एल्का डाइआइन में चेन आइसोमेरिज्म के लिए
जो मिनिमम कार्बन की रिक्वायरमेंट है उसमें ब्रांचिंग होना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हमने कहा प्रोपेन में चेन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हमें कहे कि चेन आइसोमरिज्म प्रोपेन में क्यों नहीं पॉसिबल है, तो आप कह सकते हैं ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल विथ 3 कार्बन एटम्स। आप सोच के देखो, जब तक ब्रांचिंग नहीं होगी हम चेन आइसोमरिज्म का केस नहीं बना सकते। अच्छा, क्या ब्यूटेन में पॉसिबल है क्या चेन आइसोमरिज्म? क्यों पॉसिबल है ब्यूटेन में? क्योंकि अब 4 कार्बन में आप ब्रांचिंग कर सकते हैं, 3 कार्बन एटम इन चेन एंड 1 एज अ ब्रांच। जैसे आपने कार्बन को ब्रांच पे शिफ्ट किया बन जाएगा चेन आइसोमर। अच्छा, क्या ब्यूटाइन में पॉसिबल है क्या? ब्यूटाइन क्यों, यहां क्या दिक्कत है? क्योंकि 4 कार्बन वाले एल्काइन में ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल, वैलेंसी का प्रॉब्लम है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब आप सोचिए कि किसी भी कंपाउंड में चेन आइसोमरिज्म के लिए ध्यान देना, कंसेप्ट निकालते हैं इसमें। क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या, मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू शो चेन आइसोमरिज्म इज इक्वल टू मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर दैट कंपाउंड टू हैव ब्रांच? किसी भी कोई भी कंपाउंड ले लो, किसी भी कैटेगरी का कंपाउंड हो, उसमें चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड होंगे? आंसर है जितना उसमें ब्रांचिंग के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे आप कह सकते हैं एल्केन में चेन आइसोमरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, तो हमने कहा 4, क्योंकि ब्रांचिंग के लिए भी 4 कार्बन रिक्वायर्ड है। लेकिन अल्काइन में 4 कार्बन से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अल्काइन में ब्रांचिंग 4 कार्बन से पॉसिबल नहीं है। ब्रांचिंग के लिए अल्काइन में मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 5, तो चेन आइसोमरिज्म के लिए भी 5 कार्बन चाहिए। क्या समझ आ रही बात है? अब आप देखो एल्का डाई आइन, हमने कहा ठीक है चेन आइसोमरिज्म अगर हमें चेक करना है तो हमने कहा चेन आइसोमरिज्म के लिए जो मिनिमम कार्बन है दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम कार्बन फॉर ब्रांचिंग। यही है ना कंसेप्ट। तो ब्रांचिंग के लिए जितने कार्बन रिक्वायर्ड हैं उतने ही कार्बन चेन आइसोमरिज्म के लिए रिक्वायर्ड होंगे। अब देखो एल्का डाई आइन बोला मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले तो देखो स्टूडेंट क्या गलती करते हैं इसमें, एक्चुअली आपकी अप्रोच क्या होती है मैं आपको बताता हूं, फिर उसको हम सही करेंगे। एल्का डाई आइन में आपको ये चेक करना है कि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले तो बनाते हैं एल्का डाई आइन। अब डाई आइन का मतलब 2 ट्रिपल बॉन्ड। क्या हम बात कर सकते हैं 2 ट्रिपल बॉन्ड एक साथ तो नहीं आ सकते, तो वो ऑल्टरनेटिवली प्लेस्ड होंगे। मतलब ये तो आपके पास हो गए 4 कार्बन। अब हमें ब्रांचिंग चाहिए, तो फिर आपने क्या किया, एक कार्बन को ब्रांच में लगा दिया। पहले तो वैलेंसी गड़बड़ हो रही है यहां पर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जिनका आंसर 5 है वो तो गड़बड़ है, क्योंकि एल्का डाई आइन में ब्रांचिंग 5 कार्बन से पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो हमने कहा नहीं ये तो, अब किसी को अगर याद आ गया कि नहीं वैलेंसी का प्रॉब्लम है तो वो और आगे बढ़े, एक कार्बन और बढ़ाया, फिर ब्रांच प्लेस की, अभी भी ब्रांच नहीं आ सकती। देखो वो तो वैलेंसी की प्रॉब्लम है, या वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है या कंप्लीट या कंप्लीट, टर्मिनल पर ब्रांच होती नहीं है। फिर आपने एक कार्बन और बढ़ाया और अरे अब तो पॉसिबल है ना, अभी क्या, अब तो ब्रांचिंग पॉसिबल है यहां पर, ठीक है। और इस तरह से ब्रांचिंग में क्वेश्चन का आंसर आया हमारे पास 7 कार्बन, किसी का 7 भी था, जिसका भी था उसका आंसर कुछ इसी तरह से आया होगा, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर इज 6, करेक्ट आंसर 6 है। कैसे इस बात को समझना, वो हम फाइंड कैसे करें, ये अप्रोच एक्चुअली गलत है। हम इस तरह से इस अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। देखो ये बात तो कंफर्म है कि हमें ये देखना है कि ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है, लेकिन उसको चेक करने की अलग टेक्निक है, हम वो अलग टेक्निक से काम करेंगे। ये टाइम टेकिंग भी है और इसमें क्वेश्चन के गलत होने के चांस भी है, ठीक है। आप देखो ये बात तो क्लियर है, अगर हमें पूछा है कि एल्का डाई आइन में मिनिमम कार्बन फॉर चेन आइसोमरिज्म, तो आंसर है इट इज इक्वल टू मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर ब्रांचिंग। लेकिन उस ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने मुझे रिक्वायर्ड है, मैं उसे इस तरह से चेक नहीं करूंगा। ये जो हमने अप्रोच रखी ना, इसका जस्ट अपोजिट अप्रोच हमें रखना है। अप्रोच हमने क्या रखी, पहले हमने डाई आइन बनाया, फिर उसमें ब्रांच प्लेस की। आप इसका उल्टा करो, पहले ब्रांच रखो, बाद में उसको डाई आइन बनाओ। क्या मैं कह सकता हूं, मुझे ये तो पता है कि ब्रांच होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड है, 4 कार्बन से कम तो मेरा ब्रांचिंग पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कंपाउंड में। तो ये क्लियर है कि 4 कार्बन से ही ब्रांचिंग पॉसिबल है। और क्या हम बात कर सकते हैं 4 कार्बन वाला जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो भी फिक्स है, यही हो सकता है। ये इस क्वेश्चन की मास्टर की, ऐसा समझ लो, इस क्वेश्चन की मास्टर की समझ लो आप इसको। आप इस क्वेश्चन में हर कंपाउंड के लिए यहीं से स्टार्ट करोगे। कैसे, मुझे ये तो क्लियर है कि ये 4 कार्बन का ब्रांच स्ट्रक्चर है, क्योंकि मुझे तो ब्रांच स्ट्रक्चर ही फाइंड करना है। किसी भी कैटेगरी का कंपाउंड हो, चाहे एल्का डाई आइन हो, चाहे एल्किनाइन हो, चाहे एल्काइन, जो भी कैटेगरी आपको दी है, क्या मैं कह सकता हूं मुझे मिनिमम 4 कार्बन तो रिक्वायर्ड है ब्रांच के लिए, और अगर मेरा काम 4 कार्बन से बन पा रहा है ब्रांचिंग के लिए, तो वो स्ट्रक्चर भी यही होगा। आप बता सकते हैं ये स्ट्रक्चर, ये स्केलेटन अभी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को भी नहीं।
ये सिंपल स्केलेटन है, अभी ये किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मैंने क्या कहा, ये मास्टर स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम हर कैटेगरी के कंपाउंड के लिए करेंगे। अभी ये किसी भी कैटेगरी को प्रेजेंट नहीं कर रहा है, आप मानो जब मैं इसमें हाइड्रोजन प्लेस कर दूंगा ना सारे, तब आप कह सकते हो एल्केन है, लेकिन अगर मैंने इसमें डबल बॉन्ड रख दिया तो एल्कीन बन जाएगा। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये केवल एक स्केलेटन है, ठीक है, जो मैं हर कैटेगरी के कंपाउंड के लिए इसको यूज करने वाला हूं। ये मेरा वो स्केलेटन है जिसमें मैं कह सकता हूं कार्बन चेन में 3 कार्बन है और एक कार्बन एज ए ब्रांच प्रेजेंट है, क्योंकि मुझे ब्रांच चाहिए। अब आप ध्यान देना, नाउ आई विल कन्वर्ट दिस जनरल स्ट्रक्चर इनटू द रिक्वायर्ड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की कैटेगरी क्या रिक्वायर्ड है? एल्का डाइआइन, एंड टू कन्वर्ट इट इनटू एल्का डाइआइन आई हैव टू प्लेस 2 ट्रिपल बॉन्ड्स इन दिस स्ट्रक्चर। यही है ना, मुझे 2 ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करने। अगर मुझे एल्कीन बोलते तो मैं डबल बॉन्ड प्लेस कर देता, अगर मुझे एल्कोहल बोलते तो मैं OH ग्रुप प्लेस कर देता। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो सब में यूज करेंगे, राइट? अब आप देखो 2 ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करना है, क्योंकि मुझे मिनिमम कार्बन की बात करना है, तो आई विल ट्राई टू प्लेस 2 ट्रिपल बॉन्ड्स विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। इफ नॉट पॉसिबल देन आई विल इंक्रीज कार्बन एटम 1 by 1। ये समझ आ रही की बात है? नाउ इज इट पॉसिबल टू प्लेस ट्रिपल बॉन्ड विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन? 2 तो दूर की बात है, 1 भी नहीं कर सकते, वैलेंसी प्रॉब्लम है। तो अब मुझे कार्बन तो बढ़ाना पड़ेगा, ये तो पक्का है। अच्छा, इस चेन में मैं कार्बन किस साइड बढ़ाऊं? राइट साइड में, लेफ्ट साइड में? किसी भी साइड बढ़ा सकते हैं, वो तो सिमेट्रिकल है। तो मैंने इस साइड कार्बन बढ़ाया। नाउ आई कैन प्लेस 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन दीज 2 कार्बन्स, बट 1 more ट्रिपल बॉन्ड इज टू बी रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड टू कन्वर्ट इट इनटू एल्का डाइआइन। अभी एल्काइन बना है, अब मुझे एक कार्बन और बढ़ाना है। किस साइड बढ़ाए? मिनिमम कार्बन यूज करना है आपको, कम से कम बढ़ा करके काम करना है। देखो इस साइड बढ़ाओगे तो काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि इधर तो फिर 2 ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं रख सकते। लेकिन जैसे एक कार्बन मैंने इस साइड बढ़ाया, अगर एक कार्बन इस साइड बढ़ा दूं तो मेरा काम बन जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं? नाउ इट इज एल्का डाइआइन विद ब्रांच। और अगर एल्का डाइआइन की ब्रांच स्ट्रक्चर 6 कार्बन से पॉसिबल है, तो फिर तो चेन आइसोमरिज्म भी 6 से पॉसिबल है, 7 की जरूरत ही नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या? तो मैंने काम जो किया वो इसका उल्टा किया। इसमें हमने पहले एल्का डाइआइन बनाया, बाद में ब्रांच रखी। उल्टा करो, पहले ब्रांच बनाओ, बाद में उसको रिक्वायर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट करो। ये आसान तरीका है और फास्ट तरीका है। ये क्लियर है क्या बात? ये ठीक है। तो एल्का डाइआइन में ब्रांचिंग के लिए मिनिमम कार्बन कितने रिक्वायर्ड है? 6। और अगर 6 कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल है तो चेन आइसोमरिज्म भी 6 कार्बन से पॉसिबल है। अच्छा, बता सकते हो इसका चेन आइसोमर क्या होगा? इसका चेन आइसोमर क्या होगा? अभी कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 4। अरे 4 किसको दिख रहे हैं? चाय मंगाओ बढ़िया मसाले वाली एकदम, मंगवा दो। है तुमने तो आंसर सही बोला था 5। तुम्हें चाय की कहां जरूरत है? ये चक्कर में आ गया। बताओ चाय की कौन जरूरत है? तुमने तो 5 ही बोला था, पीने का मन हो रहा है। 5 कार्बन है इसमें। अब मुझे अगर इसका चेन आइसोमर बनाना है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर चेंज करना है। कैसे करें? ब्रांच वाले कार्बन को चेन में शिफ्ट कर दो, तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, चेन आइसोमर बन जाएगा उसमें। क्लियर है की बात? ये तो पहले तो कंसेप्ट आप लिखो, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो। चलो पहले तो जो क्वेश्चन लिखा उसका आंसर 6 आ जाएगा। ये बना दो आप इसमें। हाँ भाई लिखिए, अब कंसेप्ट आप लिखें। मिनिमम कार्बन, कंसेप्ट नहीं लिखना है तो क्वेश्चन लिखो, फिर नेक्स्ट लिखना है, लिखो फिर। मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड, minimum carbon required for a compound to show chain isomerism. Minimum carbon required for a compound to show chain isomerism will be equal to minimum carbon required for that compound will be equal to minimum carbon required for that compound to have branch.
ये कंसेप्ट अगर आपको समझ आया तो अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें। लेकिन आप क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, यस बिल्कुल सही। 4 कार्बन। देखो इन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका तो वही है, आप तो इस स्केलेटन के साथ में स्टार्ट करें। दिस इज चेन ऑफ 3 कार्बन्स विद अ ब्रांच, और ये अभी देखो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है मतलब किसी स्पेसिफिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। जो भी कंपाउंड आपको दिया है आप तो बस, क्योंकि इसमें देखो मिनिमम कार्बन फॉर चेन आइसोमेरिज्म क्या हम बात कर सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू मिनिमम कार्बन फॉर ब्रांचिंग। ब्रांच तो आपको मिल चुकी है, बस अब आप इसको रिक्वायर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट कर दो। एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसमें क्या करना है, केवल हाइड्रोजन प्लेस करना है, तो ये एल्केन बन जाएगा। मतलब एल्केन में आप कह सकते हैं ब्रांचिंग इज पॉसिबल विद 4 कार्बन, और अगर एल्केन में ब्रांचिंग 4 कार्बन से पॉसिबल है तो चेन आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। जितने कार्बन से ब्रांचिंग उतने कार्बन से चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा इसका चेन आइसोमर कैसे बनाएंगे, ब्रांच को मेन चेन में शिफ्ट कर दो, नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, चेन आइसोमर्स बन जाएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एल्कीन। यस एल्कीन में 4, क्योंकि इसे अगर मुझे एल्कीन बनाना है तो आई हैव टू प्लेस डबल बॉन्ड एंड दैट इज पॉसिबल विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। तो 4 कार्बन वाली एल्कीन में ब्रांचिंग पॉसिबल है, ब्रांचिंग पॉसिबल है तो चेन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। क्लियर है की बात है? तो एल्कीन का आंसर भी 4। एल्काइन, यस एल्काइन में 5, क्योंकि क्या आप बात कर सकते हैं, अब 4 कार्बन वाले ब्रांच्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो वो एल्काइन के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्काइन में आई हैव टू प्लेस ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट इज नॉट पॉसिबल बाय विदाउट इंक्रीजिंग कार्बन। क्या क्लियर की बात है? उसके लिए तो मुझे मिनिमम 1 कार्बन तो इंक्रीज करना ही होगा। ठीक है, तो यहां पर 5 कार्बन है। एल्केनाइन बोलिए 5 6। करेक्ट आंसर इज 5, क्योंकि देखो सुनिए एल्केनाइन का मतलब अब मुझे एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करना है। क्या हम डबल बॉन्ड तो बिना कार्बन इंक्रीज के प्लेस कर सकते हैं क्या? वो तो काम बन ही जाएगा। अब एक ट्रिपल बॉन्ड प्लेस करना है उसके लिए कार्बन बढ़ा दो, हो गया। तो एल्केनाइन में ब्रांचिंग इज पॉसिबल विद 5 कार्बन, और जितने मिनिमम कार्बन से ब्रांचिंग पॉसिबल है वही मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड होंगे फॉर चेन आइसोमेरिज्म। एल्केनॉल 4, 3 नहीं, पक्का? ऐसा तो नहीं कि सर करेक्ट। 3 कार्बन से तो ब्रांचिंग के बारे में सोचने बेकार है। ठीक है, तो वही मिनिमम 4 कार्बन, मतलब स्केलेटन तो यही रखेंगे हम। अब इसको अल्कोहल बनाना है, देखो ब्रांच को तो हम डिस्टर्ब करेंगे नहीं, वो तो हमें चाहिए, तो मुझे इसको अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना है, OH को प्लेस कर दो, बन गया अल्कोहल। तो इट इज पॉसिबल विद 4 कार्बन। एल्कोक्सी एल्केन 5 5 4 4 5। चलिए अब देखो
ये तो कंफर्म है कि ये स्केलेटन तो हमें चाहिए, दिस इज चेन ऑफ 3 कार्बन विद ब्रांच। अब मुझे इसे एल्कोक्सी एल्केन बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या प्लेस करना पड़ेगा इसमें? मैं देखो एल्केनॉल के लिए तो आपने OH प्लेस किया, एल्कोक्सी के लिए क्या करेंगे? केवल O थोड़ी, ये लो कर दिया O। अब क्या करूं? फिर वैलेंसी बनाओ, फिर क्या करूं? तो एक साथ ही बोल देना OR करो, ये OR करना पड़ेगा, तभी तो एल्कोक्सी एल्केन बनेगा। और मिनिमम कार्बन के लिए क्या मैं कह सकता हूं, R में मिनिमम एक कार्बन तो लेना ही पड़ेगा ना, मिथाइल। तो टोटल 5 कार्बन हो गए, बोलो। अभी तो बोर्ड के अंदर ही है, काउंट कर लो, बाहर आता तो नहीं कर पाते हैं ना। 5 कार्बन, एल्केनोइक एसिड 4 कार्बन। यस, देखो ये तो स्केलेटन हो गया हमारे पास, इसे एल्केनोइक एसिड, ये तो ब्रांच है, इसको तो मैं डिस्टर्ब करूंगा ही नहीं, जो भी करना है चेन में करना है। एल्केनोइक एसिड बनाने के लिए इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना दो, बन गया एल्केनोइक एसिड विद ब्रांच। तो इट इज पॉसिबल विद 4 कार्बन। अरे समझ आ रही बात ये? अब इसका अगर चेन आइसोमर बनाना है तो इस ब्रांच वाले कार्बन को मेन चेन में ले आओ, अभी 3 कार्बन है, 4 कार्बन हो जाएंगे चेन आइसोमर्स। क्या समझ आ रही की बात ये? नेक्स्ट साइक्लोएल्कीन 4 3 4 3। अच्छा आप ध्यान देना, पहले तो ये सोचो साइक्लोएल्कीन बनने के लिए मिनिमम कार्बन कितने चाहिए? 3। अब मुझे अगर मुझे इसका चेन आइसोमर बनाना है तो इसकी चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए कार्बन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? ब्रांच। अगर मैं कार्बन को ब्रांच में ले जाऊंगा तो 2 कार्बन से रिंग कैसे बनेगी? अरे समझ आ रही बात ये? आप देखो आपको मिनिमम 4 कार्बन लेने होंगे। अब आप कह सकते हैं इन 4 कार्बन में से एक कार्बन को ब्रांच में ले जाओ। क्या समझ आ रही बात ये? ये साइक्लोब्यूट, ये साइक्लोप्रोप, प्रिंसिपल कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो गए, एंड दैट चेंज इज थ्रू ब्रांचिंग। ये तो चाहिए हमें, तो 4 कार्बन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? ये चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।